नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ हरिओम पांडे जी हैं, एमएलसी हैं यहाँ पर और पूर्व सांसद भी रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस समय जो मौजूदा राजनीति है या जो हालात हैं या जो तमाम विपक्ष के आरोप हैं उस पर क्या सरकार का स्टैंड है, या संगठन के ऊपर तमाम आरोप हैं, सरकार के ऊपर तमाम आरोप हैं विपक्ष के द्वारा, उन पर क्या इनकी प्रतिक्रिया है, इसको जानेंगे। एमएलसी साहब नमस्कार। एक चीज़ ये बताइए कि बार बार जो विपक्ष है वो ये कहता है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ जो दावे किए थे या जो वादे किए थे वो सिर्फ अधूरे हैं और सिर्फ जुमला है। क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है। सपा की कथनी और करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। 2017 उत्तर प्रदेश में जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है योगी जी के नेतृत्व में, दिनों दिन, जबकि उसके पहले 2017 के पहले जीडीपी कितना था और आज कितना हो गया है, यह कहीं से छिपा नहीं है। चाहे प्रशासन हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, नौकरियों के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र को आप उठा लीजिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। और हमारे योगी जी ने जिस तरीके से आताताइयों का राज था सपा के सरकार में, उस समय गुंडे, मवाली, माफिया ये चलाते थे सरकार को, और वह सरकार चलाते थे एक एक थाने पर, तहसीलों में, जिलों पर, सब जगह उनके लोग बैठ जाते थे। जब हम विधान परिषद में पहली बार गए तो मैंने ये देखा था कि 2017 के पहले जब विधान परिषद में लोग जाते थे, सपा की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी, उस समय राइफल, बंदूक और एक से एक शोरमा भोपाली के रूप में बाहर डेरा डाले बैठे रहते थे कि जैसे अंदर उनके जो भी सामाजिक या राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, नेता थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हमारे योगी जी की सरकार आई जो 2017 से और 2025 तक, जिस चीज़ को आप उठा के देख लीजिए, चाहे अनुशासन को देखिए, चाहे आप कृषि को देखिए, चाहे आप विकास के किसी मुद्दे को लीजिए, महंगाई के मुद्दे को लीजिए, हर मुद्दों को हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत बखूबी लिया है। और $1 ट्रिलियन जब हमारी इकनॉमी यहाँ की हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, जबकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पूरे देश की इकनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे प्रदेश की जो इकनॉमी है वह $1 ट्रिलियन हो जाएगी, क्योंकि तमाम उद्योगपतियों के द्वारा तमाम प्रकार के उद्योग लगाए जा रहे हैं। मैं अम्बेडकर नगर अयोध्या से आता हूँ। यहाँ अयोध्या में आप देख लीजिए, सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से कॉरिडोर, चाहे वह बनारस में विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, वहाँ की सड़कें हो, वहाँ का व्यापार हो, वहाँ का आवागमन हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन और तमाम पर्यटक स्थल, जो कि हमारे योगी जी के द्वारा, मेरे द्वारा मांगने के बाद मिला हुआ है, वह कहीं किसी से छिपा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं विकास का कार्य हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में 2017 से, तो वह अम्बेडकर नगर और अयोध्या में हुआ है, क्योंकि अयोध्या का ही समीपवर्ती एक नया ये जिला है। यहाँ भी उन्होंने जिस प्रकार राम कॉरिडोर को बनाया है, काशी विश्वनाथ की नगरी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में बनाया है, ऐसे ही उन्होंने शिव बाबा और श्रवण धाम की नगरी अम्बेडकर नगर को इस कॉरिडोर के नाम पर यहाँ एक परिलक्षित करके स्थापित किया है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है, अभी पुलिस की भर्ती हुई, आपने देखा कि 68,000 तमाम महिलाएं बिना किसी ₹1 के घूस के या किसी उसके शोर सिफारिश के पाक साफ सारी नियुक्तियां हुई और सारे लोगों ने यह अपॉइंटमेंट लेकर
जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं और वहाँ अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं। एमएलसी साहब, एक चीज़ ये जो है, आप तमाम दावे कर रहे हैं, सब विकास को मानते भी हैं हम लोग, यहाँ विकास हुआ है अगर देखा जाए पिछले सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में सारी चीज़ें आपकी सही, उसके बाद भी आप अयोध्या भी हार जाते हैं, उसके बाद अम्बेडकर नगर में भी आप 5 सीट हार जाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? विकास के दावे तो ठीक हैं आपके, लेकिन हार का कारण क्या है? नहीं, देखिए, अयोध्या और अम्बेडकर नगर में 5 सीटें हारने का कोई कारण नहीं है। हमारा वोट बैंक बढ़ा हुआ है। यह संयोग है, वोट है कि किस पाने में गेंद चली गई, यह बाई दिबा अंधे के हाथ बटेर लग गया और उस बटेर के कारण सपा अपनी पीठ थपथपा रही है। आज अगर उनके से पूछा जाए लोकसभा सांसद से तो आपको यह पता लगेगा कि वह किस तरीके से किस उस पर जीवित है। आप हमारे यहाँ देखिए, वो चुनाव हुआ, हमने फैजाबाद अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा में विजय पाई। हमारे अम्बेडकर नगर में वो चुनाव हुआ, कटहरी में हमने विजय पाई। जिस तरीके से देश में मोदी राज, प्रदेश में योगी राज और अयोध्या में राम राज, इसी तरीके से हमने अम्बेडकर नगर में धर्म राज को प्रस्तुत करके और ये धर्म का राज स्थापित कर दिया है। ये सबको मैंने दिखाया है। अगर हमारा संगठन और हमारी पार्टी सद्बुद्धि से काम लेगी तो निश्चित तौर पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आने वाला 2027 भारतीय जनता पार्टी का होगा। कोई भी खाता सपा का अम्बेडकर नगर की सरजमी से खुलेगा नहीं। निश्चित तौर पर मैं आपको इस विषय पर आश्वस्त करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आखिरकार जब आप इतने दावे कर रहे हैं जीत के, लेकिन संगठन में जिस तरीके से आंतरिक गुटबंदी की बार बार बात सामने आती है और जनपद में देखी भी कई बार गई है, चाहे हम वो जिलाध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुआ, उस दौरान काफ़ी जो है भगदड़ हुई, आप वहाँ पहुँचे, उसके बाद मामला शांत भी हुआ था। तो इन बातों के आधार पर या इन विवादों को देखते हुए आप दावा किसे कर सकते हैं कि आखिर 5 सीट पर आप जो है जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, संगठन के रूप में हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व में नंबर 1 पर है। जब विश्व में नंबर 1 पर है तो हमारे भारत में भी नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश में भी नंबर 1 पर है। जब बर्तन ज़्यादा होंगे तो निश्चित तौर पर आपस में वह आवाज़ करेंगे और कोई ऐसा नहीं है, मनभेद तो हो सकता है लेकिन मतभेद किसी का नहीं है और न किसी प्रकार की कोई यहाँ ऐसी उपलब्धि हुई है कि जो हमारे, चाहे वह अध्यक्ष रहे हों, चाहे उनके संगठनात्मक कमेटी के लोग रहे हों या जो भी रहे हों, निश्चित तौर पर वह भारतीय जनता पार्टी के कार्य को सुचारू रूप से दे रहे हैं परिणाम। निश्चित तौर पर वह अपना कार्य अच्छे ढंग से कर रहे हैं। एमएलसी साहब, एक सवाल ये है कि आखिरकार जो प्रशासनिक उपेक्षा, मतलब संगठन के लोगों का भी आरोप है, कार्यकर्ताओं का आरोप है, आपके अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने एक पत्र भी लिखा था कि अधिकारी सुनते नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? अगर हम बात करें विधायकों ने भी तमाम चिट्ठियाँ लिखी, और इस ज़िले में क्या आपको इस तरीके की भी समस्या आती है या नहीं आती है? हाल ही में हालांकि बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने बसखारी के वीडियो को इस तरीके का मामला आया था कि उनकी सुनते नहीं है या उनसे वार्ता हुई थी, वो गड़बड़ हुई थी। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि क्या प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो ब्यूरोक्रेसी क्या आपकी राजनीति पे, आपकी पार्टी पे, आपके संगठन पे हावी है? नहीं, ऐसा नहीं है। करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। इतना बड़ा जिला है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यह जिला जो है सबके सहयोग से चलता है, चाहे वह पुलिस वाले हों, एसपी हों, चाहे डीएम हो, चाहे बीडीओज हो, तहसील हो, ब्लॉक हो या जो भी गांव हो, ये निश्चित तौर पर बिना आपसी सहयोग के चलता नहीं है। जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे जनपद की प्रगति को दर्शाता है। और हमारे जनपद में कितना भी वो गड़बड़ हुआ होगा, लेकिन फिर भी प्रगति का रास्ता जब प्रशस्त हो रहा है तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमारे संगठनात्मक किसी रचना में कमी आई होगी। हाँ, कोई हो सकता है कि कोई
तीली साइकिल के पहिए की तरीके से कि उस तीली टूट गई हो या वह लूज हो गई हो या नट बोल्ट कोई ढीला हो गया हो, तो यह तो समझ आती है बात कि नट बोल्ट या कोई तीली एक आध टूट गई होगी, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के कार्य को सुचारू रूप से दे रहे हैं परिणाम, निश्चित तौर पर वह अपना कार्य अच्छे ढंग से कर रहे हैं। एमएलसी साहब, एक सवाल ये है कि आखिरकार जो प्रशासनिक उपेक्षा, मतलब संगठन के लोगों का भी आरोप है, कार्यकर्ताओं का आरोप है, आपके अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने एक पत्र भी लिखा था कि अधिकारी सुनते नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? अगर हम बात करें विधायकों ने भी तमाम चिट्ठियाँ लिखी, और इस जिले में क्या आपको इस तरीके की भी समस्या आती है या नहीं आती है? हाल ही में हालांकि बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने बसारी के वीडियो को इस तरीके का मामला आया था कि उनकी सुनते नहीं है या उनसे वार्ता हुई थी वो गड़बड़ हुई थी, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि क्या प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो ब्यूरोक्रेसी क्या आपकी राजनीति पे, आपकी पार्टी पे, आपके संगठन पे हावी है? नहीं, ऐसा नहीं है। करने और कथनी में बड़ा अंतर होता है। इतना बड़ा जिला है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यह जिला जो है सबके सहयोग से चलता है, चाहे वह पुलिस वाले हों, एसपी हों, चाहे डीएम हो, चाहे बीडीओज हो, तहसील हो, ब्लॉक हो या जो भी गांव हो, ये निश्चित तौर पर बिना आपसी सहयोग के चलता नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे जनपद की प्रगति को दर्शाता है। और हमारे जनपद में कितना भी वो गड़बड़ हुआ होगा, लेकिन फिर भी प्रगति का रास्ता जब प्रशस्त हो रहा है, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमारे संगठनात्मक किसी रचना में कमी आई होगी। हाँ, कोई हो सकता है कि कोई तीली साइकिल के पहिए की तरीके से कि उस तीली टूट गई हो या वह लूज हो गई हो या नट बोल्ट कोई ढीला हो गया हो, तो यह तो समझ आती है बात कि नट बोल्ट या कोई तीली एक आध टूट गई होगी, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहाँ संगठनात्मक और आपसी भाईचारे की बात है, हमारे जिलाधिकारी और हमारे एसपी, हमारे एसडीएम, हमारे एसओज कतिपय लोगों को छोड़कर जो ब्लेम लगाते हैं, उनका कारण है विपक्ष का कि वह ब्लेम लगावे, और लोगों का जो अपना अपना वो है, वह निश्चित तौर पर कार्य जो है वो सराहनीय है। और हमारे जनपद के जिलाधिकारी और हमारे जनपद के एसएसपी ये सबको साथ लेकर विकासात्मक कार्य के लिए अग्रणी है। अच्छा, एक सवाल ये अगर पूछा जाए आपसे, इस समय हालांकि चर्चा का विषय भी है, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने अभी पूजा पाल को निष्कासित किया है योगी जी की तारीफ करने की वजह से, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, किसी भी महिला का सुहाग उजाड़ा जाएगा, जब सुहाग उजाड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर महिला जो है वह दुखी होगी। और 2005 में जब जिस समय पूजा पाल के हस्बैंड का मर्डर हुआ था और आताताई वह आतंकवादी क्या कह लीजिए, टेररिस्ट कह लीजिए, इलाहाबाद का इतना बड़ा भूमाफिया और मर्डरिस्ट शायद उत्तर प्रदेश में कोई रहा होगा, उसके जिसका की हत्या में पूरा हाथ था, उस महिला ने इसलिए सपा ज्वाइन किया था कि अखिलेश जी के नेतृत्व में हमको न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय जब उसको नहीं मिला, न्याय मिला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो उसने अगर कह दिया मंच से कि हमको योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश के ऐसे आताताई का अंत किया है जो दुर्दांत और भूमाफिया आतंकवादी टाइप का लोग था, जिसने तमाम मर्डर और वो किए थे, उसका अगर उसकी हत्या होती है, वो अगर मरता है, तो यह कोई बेजा नहीं है। सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। अगर उसके साथ ऐसा किया गया तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि हमारे आदित्य योगी महाराज जी ने इतना बड़ा कार्य दिया और एक दिशा दी, जो आतंक का भय व्याप्त रहता था इलाहाबाद में, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। अगर पूजा पाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में आना चाहती हूँ, तो क्या बीजेपी उनको स्वीकार करेगी या बीजेपी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या आपकी क्या राय है? देखिए, ये संगठनात्मक विषय है,
इस पर हमारी पार्टी विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग हैं, कोई अकेले मैं नहीं इसको जानता हूँ। संगठन के लोग उनको लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या करेंगे, यह ऊपर वाला जानता है। हमको इस बारे में कुछ पता नहीं। एक आखिरी सवाल है, आप लोकसभा में सांसद रह चुके हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछना बनता भी है। सितंबर में 75 साल हो जाएंगे मोदी जी को। 75 का जो फार्मूला लगाया गया था, जिसके आधार पर कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी से किनारे हो गए थे, आपको क्या लगता है कि 75 वाला फार्मूला मोदी जी के ऊपर लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, जिस तरीके से 2014 से हमारा यह वीर सपूत हमारे देश को निश्चित तौर पर आगे ले जा रहा है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे किसान के क्षेत्र में हो, चाहे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, चाहे अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देशों ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार अगर किसी को दिया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मिला है। यहाँ तक कि जो अपने को बहुत शक्तिशाली समझता था, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, उनको भी यह पुरस्कार नहीं मिला है। और पूरे विश्व में हमारे नरेंद्र मोदी जी का मैकेनिज्म पूजा जा रहा है और इनकी कार्यशैली जिस तरीके से है निश्चित ही अनुकरणीय है और इसको हमारा आने वाला इतिहास याद करेगा। हमारे आने वाले पूर्वज, हमारे आने वाले बच्चे ये सब देखेंगे कि कोई ऐसी महान शख्सियत जो बिना किसी उसके, क्योंकि साधु से बड़ा कोई राजा हो नहीं सकता। मोदी जी के पास सन्यासी के रूप में, सन्यासी तो नहीं है लेकिन उसके रूप में जो व्यक्तित्व हो, जिसकी माँ मरती हो, 5 घंटे अंत्येष्टि में रहने के बाद आके फिर वह लोकसभा का कार्य करते हों, देश के हित में कार्य करते हों, विदेश की मीटिंगों में अटेंड करते हों, ऐसा कर्मठ कर्मयोगी निश्चित तौर पर अगर किसी देश में पाया जाता है तो वो हमारे भारत में पाया जाता है। और मोदी जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। तो ये थे एमएलसी हरिओम पांडे जी, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब उसी तरीके से दिया जैसे वो सदन में देते हैं, बेबाकी से देते हैं। उन्होंने विकास को बताया, उन्होंने पूजा पाल के मामले में जवाब दिया। इसके अलावा ज़िले में क्या संगठन को लेकर के समस्याएं थी उस पर भी उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर बताया कि संगठन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन 75 साल वाले मामले पे हरिओम पांडे जी जो है बसते नजर आए।